ये है न्यूजीलैंड, पैसिफिक ओशन के बिल्कुल साउथ में और ऑस्ट्रेलिया से तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर दुनिया का दूसरा सबसे पीसफुल कंट्री। इंडिया और पाकिस्तान में रहने वाले ज़्यादातर लोग मेरी तरह न्यूजीलैंड को क्रिकेट की वजह से जानते हैं। ब्रेंडन मैकलम, रोज टेलर और डैनियल विटोरी। मैं तो न्यूजीलैंड को इन्हीं की वजह से जानता था, पर न्यूजीलैंड दुनिया में बहुत ज़्यादा मशहूर है, खासकर अपनी बड़ी बड़ी माउंटेन रेंजेस, खूबसूरत लेक्स और हाई क्वालिटी ऑर्गेनिक फूड की वजह से। आप में से कुछ लोगों को शायद ये ऑलरेडी पता होगा कि मशहूर मूवी लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की शूटिंग भी न्यूजीलैंड की इन्हीं खूबसूरत वादियों में हुई थी। न्यूजीलैंड का मौसम बिल्कुल यूके की तरह है, हल्की सी गर्मी, लॉन्ग विंटर्स और अच्छी खासी बारिशें। मगर इसके बावजूद न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन यूके की पॉपुलेशन का 7% भी नहीं। अगर आप न्यूजीलैंड का यह मैप देखें तो आपको नजर आएगा कि तकरीबन 80% न्यूजीलैंड बिल्कुल खाली है और वहाँ कोई भी नहीं रहता। न्यूजीलैंड की 70% आबादी इधर नॉर्थ में रहती है और नॉर्थ की भी 50% आबादी इसके एक शहर ऑकलैंड में रहती है। इतना ज़बरदस्त मौसम, खूबसूरत सीनरी, लो क्राइम रेट और हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बावजूद 80% न्यूजीलैंड खाली क्यों है? इनसाइड्स टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। सबसे पहले अगर हम वर्ल्ड मैप देखें तो आप नोटिस करेंगे कि न्यूजीलैंड हमारी बाकी दुनिया से बहुत दूर है। मतलब अगर आप कराची या मुंबई से जहाज़ में बैठें तो ये पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशन को क्रॉस करके तकरीबन 18 से 22 घंटे की फ़्लाइट के बाद ही आप न्यूजीलैंड पहुंच सकते हैं। और अब सवाल ये पैदा होता है कि इंसान दुनिया से इतनी दूर इस आइलैंड तक कैसे पहुंचा? अब यहाँ पर मुख्तलिफ ख्यालात पाए जाते हैं। अगर हम न्यूजीलैंड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ ये लिखा है, आज से 1000 साल पहले लगभग 1320 से 1350 के दरमियान माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया। माओरी पैसिफिक ओशन के इन सारे आइलैंड्स, जिन्हें पोलिनीजियम आइलैंड्स भी कहा जाता है, इन पर रहने वाले लोगों को कहा जाता है। ऑफिशियल रिसोर्सेज के मुताबिक माओरी 13वीं सदी के आसपास अपने ये सारे आइलैंड छोड़कर बड़ी बड़ी कश्तियों में बैठे और इधर न्यूजीलैंड पहुंच गए। ये लगभग वही ज़माना बनता है जब मंगोल्स और चंगेज़ खान पूरे एशिया पर अपना कंट्रोल ले रहे थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग अपने पुराने आइलैंड छोड़कर न्यूजीलैंड क्यों आए? इस सवाल का जवाब जानने के लिए जब हमने रिसर्च की तो आर्टिकल से पता चला कि माओरी के अपने हिस्टोरिकल रिकॉर्ड में थोड़ा सा डिफरेंस है। माओरी ट्रेडिशंस के मुताबिक न्यूजीलैंड 13वीं सदी में नहीं बल्कि उससे भी 500 साल पहले अराउंड 750 AD में क्यूप नाम के एक माओरी ने डिस्कवर किया था। क्यूप एक फिशरमैन था जो अपने ट्राइब के लिए मछलियां पकड़ता था। मगर फिर ऐसा होना शुरू हुआ कि जब भी वो जाल लगाता तो उसकी मछलियां उस एरिया में पाए जाने वाले ऑक्टोपस खा जाते थे और इन लोगों के हाथ कुछ भी ना लगता। अब क्योंकि इन लोगों का मेन फूड सोर्स था ही मछली, तो काफ़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गईं और उसका हल ये निकाला गया कि क्यूप और उसके कुछ साथी समुद्र में जाकर किसी और आइलैंड की खोज लगाने की कोशिश करेंगे जहां पर खाने पीने की अच्छी खासी सप्लाई हो। इसी खोज में क्यूप अपने साथ 20 से 25 आदमी लेकर पैसिफिक ओशन में उतर गया। कुछ दिन के सफर के बाद ही उन्हें बड़े बड़े पहाड़ों वाला एक आइलैंड नजर आया। ये न्यूजीलैंड था, सी फूड, भेड़ बकरियों और फलों से मालामाल आइलैंड, जिसपे और कोई दूसरा इंसान नहीं था। ये क्यूप और उसके ट्राइब के लिए परफेक्ट जगह थी। क्यूप ने अपने चंद साथियों को वापस पोलिनेशियन आइलैंड्स भेजा ताकि वो बाकियों को इस आइलैंड की खबर दें और इस तरह न्यूजीलैंड पर माओरी लोग आबाद होना शुरू हो गए। 17वीं सदी तक माओरी लोग सुकून से न्यूजीलैंड में रहते रहे और दुनिया से दूर होने की वजह से ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से कोई खतरा। मगर ये सब बहुत जल्द बदलने वाला था। ये वक्त था जब वेस्टर्न नेशंस अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में फैल रहे थे। एक्सप्लोरर्स को भेजा जा रहा था कि वो आइलैंड्स, कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करें जिन पर कब्जा करके यूरोपियन कंट्रीज अपनी पावर बढ़ा सकें। इस सिलसिले में एक डच एक्सप्लोरर एबल टास्मैन पैसिफिक ओशन के साउथ में किसी कॉन्टिनेंट की खोज में निकला, क्योंकि उस वक्त यूरोपियंस का ख्याल था कि इस हिस्से में कोई कॉन्टिनेंट जरूर होगा और अगर ऐसा हुआ तो वो यूरोपियन कंट्रीज के लिए बहुत सी अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे खोल देगा। 1642 में टास्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, मगर उसने जब वहां उतरने की कोशिश की तो माओरी लोगों के साथ उसकी ज़बरदस्त खूनी लड़ाई हुई और मजबूरन उसे भागना पड़ा। फिर 1769 में एक ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक इस कॉन्टिनेंट को ढूंढता हुआ न्यूजीलैंड आ पहुंचा। एक दफ़ा फिर जेम्स के फौजियों और माओरी लोगों में ज़बरदस्त लड़ाई हुई और उसमें कई माओरी चीफ भी मारे गए। जेम्स को वापस जाना पड़ा, मगर इस बार उसने न्यूजीलैंड और इस सारे सफ़र का डिटेल्ड मैप बना लिया था। इस मैप के थ्रू फिर 18वीं सदी में यूरोपियंस इस आइलैंड पर पहुँचना शुरू हुए और इस बार उन्होंने माओरी लोगों के साथ बड़े स्मार्ट तरीके से डील किया। उन्हें ट्रेड और प्रॉफिट का लालच देकर ब्रिटिशर्स ने उधर अपनी नेवल फोर्स बनाना शुरू कर दी और फिर 100 साल के बाद ब्रिटिशर्स ने न्यूजीलैंड का कंप्लीट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। ब्रिटिश और माओरी लोगों के दरमियान 1840 में एक ट्रीटी साइन हुई जिसे द ट्रीटी ऑफ वेतानगी कहा जाता है।
इस ट्रीटी के बाद न्यूजीलैंड ऑफिशियली यूरोप और ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा बन गया। इस वक्त माओरी लोगों की पॉपुलेशन करीबन 2 लाख थी, लेकिन अगले 100 सालों में ये पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय 2 लाख से कम होकर 40,000 तक पहुंच गई। और इसकी 2 मेन रीजंस थी। असल में जब यूरोपियन लोग इधर आए तो उनके साथ वो बीमारियां भी इधर आईं जो इस वक्त यूरोप में आम थीं। प्रॉब्लम ये थी कि माओरी लोगों में इन डिजीज़ की इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई थी और इसीलिए यूरोपियन इमिग्रेशन के बाद लोकल माओरी लोग बीमार होकर मरना शुरू हो गए। दूसरी वजह यह थी कि 19वीं सदी में न्यूजीलैंड एक बहुत ही वायलेंट जगह बन चुका था। द ट्रीटी ऑफ वेतानगी के सिर्फ 5 साल बाद ही ब्रिटिशर्स और लोकल माओरी लोगों के दरमियान लैंड ओनरशिप को लेकर एक सीरीज ऑफ वार शुरू हो गई जो अगले 40 साल तक चलती रही। इन वार्स में बहुत ज़्यादा लोकल माओरीज मारे गए और फाइनली ये सारा सिलसिला 1881 में जाकर रुका, जब माओरी के सारे बड़े चीफ मारे जा चुके थे और माओरी मूवमेंट बुरी तरह से फेल हो चुकी थी। अब ब्रिटिशर्स भी ये समझ चुके थे कि लोकल्स को डेवलपमेंट प्रोसेस में इंक्लूड किए बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता और इसीलिए इन वार्स के फौरन बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोकल्स को इलेक्टोरेट प्रोसेस से लेकर डेवलपमेंट प्रोसेस में की स्टेक होल्डर्स बना दिया और इस तरह न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का सफ़र फाइनली शुरू हुआ। लेकिन फिर भी जैसे हमने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था कि न्यूजीलैंड का इतना ज़्यादा हिस्सा खाली क्यों है और सारे लोग इधर नॉर्दर्न आइलैंड में क्यों रहते हैं। असल में न्यूजीलैंड का ये साउदर्न रीजन बिल्कुल खाली इसलिए है क्योंकि इस सारे एरिया में रहना या कंस्ट्रक्शन करना नियरली इम्पॉसिबल है। न्यूजीलैंड के साउदर्न पार्ट में हर तरफ माउंटेन रेंजेस हैं, इसलिए सारे एरिया में हर तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और ज़मीन इतनी अनइवन है कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड वगैरह बनाना भी आलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पहाड़ों की ईस्टर्न साइड की ज़मीन बहुत ही खुश्क और इनफर्टाइल है, जिसकी वजह से यहाँ पर इरिगेशन वगैरह भी नहीं हो सकती। इसीलिए न्यूजीलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन इधर नॉर्दर्न आइलैंड्स पर रहती है। पॉपुलेशन शॉर्टेज के इस मसले को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने वर्ल्ड वार 2 के बाद इमिग्रेशन पॉलिसीज रिलैक्स की। वर्ल्ड वार 2 से पहले न्यूजीलैंड में नॉन वाइट लोगों की एंट्री मना थी और इसी वजह से न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन 1950s तक रुकी रही और इसके बाद जब ये रिस्ट्रिक्शन खत्म हुई तो एशिया स्पेशली चाइना, फिलिपाइन और इंडिया से लोग इधर आकर आबाद होना शुरू हुए और न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन में फाइनली मच नीडेड बूम आना शुरू हुआ। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 27% इमिग्रेंट्स या वो लोग हैं जो न्यूजीलैंड से बाहर पैदा हुए थे। इमिग्रेंट्स की मेजॉरिटी इधर ऑकलैंड और इसके आसपास के एरियाज में रहते हैं और यही वजह है कि ऑकलैंड आज दुनिया के लीस्ट अफोर्डेबल सिटीज में से एक है क्योंकि लैंड सप्लाई कम है और हाउसिंग की डिमांड ज्यादा है। इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट अब लोगों को $8,000 तक की ग्रांट दे रही है ताकि वो ऑकलैंड से 100 किलोमीटर दूर वाइकाटो में शिफ्ट हो जाएं, ताकि ऑकलैंड की हाउसिंग मार्केट पर प्रेशर कम हो और प्राइसेस नॉर्मलाइज हों। एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि न्यूजीलैंड की सारी एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री एनिमल मीट एक्सपोर्ट करने पर चलती है। नॉर्दर्न आइलैंड्स में ज़्यादा बारिश की वजह से ऐसी लश ग्रीनरी होती है जिसकी वजह से इधर बेशुमार भेड़, बकरियां और गायें पाई जाती हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख के करीब है, जबकि एक एस्टिमेट के मुताबिक यहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 3 करोड़ है और इसीलिए न्यूजीलैंड दुनिया में सबसे ज्यादा मटन और शीप वूल एक्सपोर्ट करने वाला कंट्री है। न्यूजीलैंड का 90% मीट बाहर एक्सपोर्ट होता है और 2019 में इस एक्सपोर्ट से न्यूजीलैंड ने $46 बिलियन का रेवेन्यू कमाया। न्यूजीलैंड दुनिया की 50वीं बड़ी इकोनॉमी है और इस इकोनॉमी का मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है। नाजरीन, $46 बिलियन सिर्फ गोश्त की एक्सपोर्ट से कमाना एक अनबिलीवेबल चीज़ है और ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे मुल्कों के लिए मोटिवेशन होनी चाहिए क्योंकि ये तीनों मुल्क प्राइमरीली एग्रीकल्चरल कंट्रीज़ हैं। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।